नमस्ते दोस्तों, आइए ये हमारा नेक्स्ट वीडियो आ चुका है, दैट इज़ फिफ्थ वन। अभी हम लोग ने कल तक में 4 लेक्चर्स में बहुत सारे सवाल लगा चुके थे। आई होप कल हम लोग 4 सवाल लगाए थे ना, जितना मुझे याद आ रहा है। आज भी कोशिश करेंगे 2 से 3 सवाल लगाने का, बट उसके पहले ये 2 में जो सवाल लिख के रखे हैं पहले से 27 एंड 29 तुम्हारे लेटेस्ट बुक के सीक्वेंस के हिसाब से। क्या हो, हम तुम्हें अभी सवाल लगाने से पहले स्टार्टिंग में एक डिस्क्लेमर देते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में दिया था अभी इसको भी, श्रेयस को। पता क्या था? ये दोनों सवाल 100% मैच करेगा तुम्हारे चैप्टर 3 एडमिशन ऑफ पार्टनर से। ये सवाल भले डेटामेंट चैप्टर में है, इस चैप्टर में है, बट ये जो अप्रोच है ये उन्हें पीछे पूरा पढ़ कर यहाँ पे आए हैं। और यही कारण है कि हम तुम लोग से लास्ट टाइम भी कहते हैं और बार बार कह रहे हैं, एडमिशन बहुत हेल्पफुल है रिटायरमेंट को जल्दी पढ़ने में। तो वहाँ अगर ढंग से एफर्ट लगाए हो तो यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगा, बट इसका रिवर्स भी था कि अगर वहाँ ढंग से एफर्ट नहीं लगाए थे तो यहाँ तुम्हारा मौका है आखिरी बार उसको ढंग से पढ़ने का। अब ये कह भी रहा था कि मेरा ये अप्रोच वहाँ पे छूटा था, तो चलो दोबारा सीख लेंगे इसी वक्त ढंग से। तो यहाँ सीखो या वहाँ सीखो, डजेंट मैटर। तुम WCR का अप्रोच, IFR का अप्रोच चैप्टर 2 में सीखे होते हैं या चैप्टर 3 में सीखो, या भी 4 में फिर से आएगा, वहाँ सीखो, कोई बदलेगा नहीं, सब सेम है। तो जब जहाँ सीख लिए बेस्ट है। तो अब यहाँ देखो, मैंने 2 सवाल लिया है, क्वेश्चन 27 एंड क्वेश्चन 29। 29 पे जाएंगे बाद में, पहले 27 पे आ जाओ। अपने बुक में ओपन करो, काम है। देखो ये किस सवाल की बात कर रहे हैं, पहले कहाँ गया, मिल गया। क्वेश्चन 27 बेसिकली तुमको दोबारा से रीवैल्यूएशन कॉन्सेप्ट को सिखाने जा रहा है, जो हमने चैप्टर 2 से सीखते आ रहे हैं। चैप्टर 2 से ये 4 चल रहा है चैप्टर, सेम टॉपिक, सेम अप्रोच, सब कुछ सेम दोबारा यहाँ पे दिया है क्वेश्चन 27 में। तो अगर दोबारा है तुम स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसे बच्चे भी देख रहे हो या तुम भी कहीं ना कहीं चीज़ें माइंड से निकल गया हो कि हाउ टू मेक द रीवैल्यूएशन लेजर, और कोई एक आता है एग्जाम में, बट ये बुक है तो यहाँ तुमसे दोनों कह दिया कि प्रिपेयर जनरल एंट्रीज ऑल्सो एंड प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट ऑल्सो। एग्जाम में कोई एक आता है, हम लोग क्या करेंगे, नॉट बिकॉज ऑफ एग्जाम में एक आएगा तो अभी एक पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। बुक में दोनों का है, दोनों पे काम किया जाएगा। चलो बताओ आयुष, हमें किस पे काम पहले करना चाहिए इन दोनों में से? बिकॉज क्वेश्चन में सिर्फ कहा है, जो कंटेंट दिया क्वेश्चन में 27 में, उसमें टोटल कंटेंट रिवैल्यूएशन का है, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं कह रहा है। तो अब मेरा सवाल ये है कि हमें ये बताओ दोनों में से कौन सा पहले करना चाहिए? लेजर, एंट्री नहीं। क्यों? देखो एग्जाम में कोई एक ही आता है, ये तो फैक्ट है। अगर तुमको मैंने ये सिखा दिया पहले ना, तो इसके थ्रू एंट्री बनाना बहुत आसान है। भाई होता क्या है, जो भी नाम यहाँ लिखा हुआ है, जितने भी नाम रहेंगे, तुम यहाँ से एंट्री बनाओगे, बन जाएगा, काम हो जाता है ना ईजिली। तो लेजर से एंट्री बहुत जल्दी मिल जाता है। तो वो तुमको फिर तुम्हारा जो होता है डायरेक्ट एंट्री कैसे बनता है वो अप्रोच क्लियर नहीं कराएगा। बेटर रहेगा पहले एंट्री पे दोबारा फोकस कर लो कि एंट्री कैसे बनता था। और मैंने ये चैप्टर 2 में सिखाया था, 3 में सिखाया था, 4 में फिर सिखाने जा रहे हैं, और सेम बताएंगे, कुछ अलग भी नहीं रहेगा। सेम क्या रहेगा, जब भी तुमसे एंट्री कहता है, तुम ये सपोज या मान के चला करो दैट वहाँ पे इनकम या एक्सपेंसेस का दोनों केस बन सकता है। ये इसका मतलब क्या होता है, अगर मान लो कि कोई चीज़ डेबिट में आना होता है विच इंडिकेट एक्सपेंस, तो ये तभी हुआ होगा जब एसेट्स डिक्रीज हुआ होगा या लायबिलिटीज इंक्रीज। तो इस वाले केस में या कुछ नाम यहाँ पे आए होंगे। तो जब एंट्री फ्रेम करते हो तो बेहतर क्या है, बेहतर ये है कि यहाँ पे मान के चलो कि हमारा एक एंट्री किसका बनेगा, एक्सपेंसेस का। और एक्सपेंस के केस में ये जो नाम है रीवैल्यूएशन, ये कहाँ लिखाता है? एक्सपेंस के केस में जो नाम है रीवैल्यूएशन, वी विल पोस्ट इट ऑन द डेबिट साइड। तो जो वर्ड था रीवैल्यूएशन, इसको तुम जब एंट्री फ्रेम करना है तो इसको यहाँ पे लिख के रख दो, कहाँ पे, डेबिट में। और जितने भी रीजंस होंगे एक्सपेंस होने के, वो एक एक करके कहाँ लिखाएंगे हम। चलो सपोज करते हैं 5 हमारे इसमें से यहाँ पे आ सकता है, या चलो चाहो तो एक कम ही कर लो कि 4 कम से कम आएगा। जितना पे कंटेंट दिया उसके अकॉर्डिंग 4 मैंने एज्यूम कर लिया कि 4 नाम यहाँ पे आ सकता है जो एक्सपेंस कराएगा। इट माइट भी कोई एसेट डिक्रीज हो रहा होगा या लायबिलिटी बढ़ रहा होगा, जो भी देखा जाएगा। फिर एक और एंट्री मान के चलो किसका बनेगा, इनकम का। और जब इनकम का बनता है तो ऐसे केस में ये इसका रीज़न क्या होता है, एसेट्स इंक्रीज हुआ होगा, लायबिलिटीज डिक्रीज हुआ होगा। तो इन दैट केस
वो जो रिवैल्यूएशन वर्ड है वो कहाँ पोस्ट होगा, क्रेडिट में। तो यहाँ लिख दूँ टू रिवैल्यूएशन, इतना लिख के रखा करो पहले से, जब एंट्री क्वेश्चन में कहे बनाने के लिए। ये फर्स्ट एंट्री हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा सेकंड एंट्री। अब मैंने जानबूझ के देखोगे ना, इनकम वाले केस में जो जो इनकम करा सकता है, लाइक फॉर एग्जांपल हम माने चलते हैं कि कम से कम 2 नाम तो आ ही जाएगा, 3 नाम आ जाएगा। तो जो जो इनकम करा सकता है वो ऊपर लिखाएगा। तो मैंने थोड़ा कम कंटेंट लिया, पता है क्यों? क्योंकि रिवैल्यूएशन वाले केस में इनकम वाला सेगमेंट थोड़ा कम आता है, 1 ही 2 नाम आते हैं। बट एक्सपेंस वाले केस में 4-5 नाम आ सकते हैं, बट कोई बाउंडेशन नहीं, ज़्यादा भी आ सकता है। इट डिपेंड क्वेश्चन में क्या क्या कंटेंट दिया, देखा जाएगा। अमाउंट बाद में पुट करेंगे, नाम बाद में पुट करेंगे। और अब इसका जो तीसरा एंट्री बनता है विच इंडिकेट, किसको इंडिकेट करता है? प्रॉफिट या लॉस को। यहाँ पे क्या होगा प्रॉफिट लॉस मुझे खुद को नहीं पता, ना तुम्हें पता है, ना तुम एग्जाम में रट के जाते हो। तो वहाँ पे तुम्हें खुद ऑन द स्पॉट जज करना होता है इन 2 एंट्रीज को देख करके। तो वहाँ जब पहुँचेंगे वहाँ देखा जाएगा। तो अब आते सवाल पे डायरेक्टली हम देखो, यहाँ पे देखोगे ना, हमें जो पूरी बातें कह रहा है, अभी ये बुक है तो तुम्हें फोकस करा रहा है, दोबारा से रिकॉल करवा रहा है हाउ टू मेक रीवैल्यूएशन लेजर और एंट्री। ये हेल्प करेगा आगे चल के बड़े सवाल को लगवाने में। इस टाइप का सवाल तुम्हारा जहाँ पे सिर्फ रिवैल्यूएशन पूछता है, रेयरली एग्जाम में आता है, बट ये हेल्प करता है बिग क्वेश्चन को लगाते वक्त। तो ये अप्रोच तुम्हारा रिकॉल जब होगा यहाँ पे तो काम का है। चलो रिकॉल करते हैं, क्या क्या दिया इसमें? 3 पार्टनर्स ABC, जिनका हमें रेशो दिया है 5:3:2, मैंने लिख के रखा है। जो भी मेरा होगा कैलकुलेशन वो हम यहाँ पे कर देंगे इस स्पेस में। बाकी बाद में कह रहा है बैलेंस शीट दिया है, नॉर्मल चीज़ है, वो हमारे अभी काम का नहीं है। सीधा नीचे आ जाओ, लिखा है ए रिटायर ऑन दिस डेट एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर अग्रीड अपॉन। तो यहाँ पे ए रिटायर कर गया, बी और सी रह चुके हैं, अच्छी बात है। अब आगे देखो, टोटल 6 पॉइंट है। अभी ये सवाल तुम्हारा सिर्फ रिवैल्यूएशन को रिवाइज करवाने के लिए दिया गया, और मैंने भी क्यों पिकअप कर लिया, ताकि जब लोग और आगे बढ़ें। मुझे पता है मैंने चैप्टर 2 में 3 में ढंग से लगवाया सवाल, और हार्ड भी लगवाया है, बट यहाँ पे दोबारा एक बार प्रैक्टिस करना कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, भले ये चैप्टर 90% रिपीट होता है एडमिशन के कंटिन्यूएशन के तौर पे देखा जाए तो स्टिल हम लोग फिर भी सारे वैराइटीज़ दोबारा कवर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इवन ये जो सवाल लिखा है 29वां, ये कंप्लीट क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन मैंने वहाँ लगवाया है, कहाँ पे? एडमिशन में भी और चैप्टर 2 में भी। बस यहाँ पे क्या नया कर दिया, एक पार्टनर को रिटायरमेंट के तौर पे कह दिया, बाकी कुछ उसमें अलग ज़्यादा नहीं हुआ है, अप्रोच वही मैच करने वाला है। बट पहले यहाँ पे आ जाओ, तो जो 6 पॉइंट हमें दिया है एक एक करके पढ़ना है, और जो जहाँ जाएगा रिकॉल करके एज पर रूल्स के हिसाब से पुट किया जाएगा। पढ़ो, और पता है पहला ही हार्ड है, पढ़ो क्या लिखा है। बैड डेट अमाउंटिंग 10,000 वर्ड टू बी रिटर्न ऑफ, क्या लिखा है? 10,000 का बैड डेट हो गया। अब बताओ कि ये जो बैड डेट हुआ ये क्या दिखाता है कि डेटर हमारा घटा ही बढ़ा? घटा। तो अगर नॉर्मली देखा जाए तो डेटर इज एसेट्स, तो अगर घटा है 10,000 रुपये से डेटर का अमाउंट, तो एज पर रूल्स के हिसाब से वो जो डेटर डिक्रीज हुआ है वो हमको यहाँ लिखना चाहिए था, टू बैड डेट, या टू जो भी समझ लो, टू डेटर भी कह सकते हो। बट जब भी बैड डेट कभी क्वेश्चन में कहे इस सिचुएशन में, एक बार फॉर्मेलिटी में ही सही जाके ऊपर देखो बैलेंस शीट में क्या कोई प्रोविज़न अवेलेबल है बैड डेट को कवर अप करने के तौर पे। तो जाके देखो जरा, ऊपर दिया है ओल्ड प्रोविज़न, ये देखो हमारे पास ऊपर में ओल्ड प्रोविज़न दिया, किसको लेके? फॉर डाउटफुल बैड डेट, नॉट डाउटफुल बैड डेट, इट इज़ डाउटफुल डेट। कितने का दिया हुआ है? और जो बैड डेट हुआ है कितने का हुआ है? न्यू बैड डेट कितने का हुआ है? 10,000 को है। तो अब जरा कंपेयर करो, क्या उस न्यू बैड डेट को मीट करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं पहले से? बिल्कुल है, हमने ओल्ड प्रोविज़न रखा हुआ है बैलेंस शीट में। और वही प्रोविज़न बनता ही क्यों है? कभी बैड डेट हो जाए, कोई पैसा देने मना कर दे, तो वो पैसा वहाँ से कॉम्पेंसेट कर लेते हो। भाई तुमको अनुमान था कि कोई धोखा देगा पैसा देने में, तुमने तब ने प्रोविज़न बनाया होगा। तो यहाँ पे अगर 10,000 लोगों ने पैसा देना मना कर दिया, तो कम से कम उस 10,000 में से 9,000 को हम कॉम्पेंसेट के तौर पे तो कवर अप कर लेंगे। इस 10,000 को हम यूज़ कर लेंगे, उसमें से 9,000 हम यहाँ से कवर कर लेंगे, उस एक्सपेंस को या उस बैड डेट को, लेकिन बैड डेट को। बट जो 1,000 का हम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको कहाँ से कवर अप करेंगे? हम लोग कवर अप करेंगे वो जो 1,000 का बैड डेट है,
9,000 तुम्हारा कवरअप हो गया फ्रॉम ओल्ड प्रोविजन के थ्रू, लेकिन जो 1,000 नहीं कर पाए बिकॉज हमारा बेड डेप्थ ज़्यादा हो गया था कंपेयर टू ओल्ड प्रोविजन से। हमको लगा कि 9,000 तक के लोग धोखा देंगे, बट एक्चुअल में कितने लोग मना कर दिए पैसे देने से? 10,000 लोगों ने। तो मतलब 9,000 तो कवर हो गया, कितना कवर नहीं हो पाया? 1,000। वो जो 1,000 नहीं हो पाया तुम वो पैसा कहाँ से अरेंज करोगे? रिवैल्यूएशन से। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 बैड डेप्ट कितने से? 1,000। वो जो 9,000 लोगों ने पैसा नहीं दिया इसका भी एंट्री बनेगा, बता देंगे लास्ट में। पहले नॉर्मल देखो, आगे देखो नेक्स्ट क्या है। इसी में बात और भी लिखा था, एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी मेंटेन एट द एग्जिस्टिंग रेट। अब ये क्या होता है? हमसे कह रहा है कि प्रोविजन दोबारा बनाओ। ये पूरा जो प्रोविजन था ओल्ड वाला वो तो यूज हो गया डाटा कवर करने में। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बार और दोबारा से प्रोविजन को फ्रेम करो, दोबारा बनाना प्रोविजन, बट रेट नहीं दिया है तो क्या करें? उसमें एक हिंट दिया हुआ है एग्जिस्टिंग रेट। तो यहाँ तुमको पहले तो रेट खुद से निकालना पड़ेगा। एक सवाल पूछते हैं, ये बताओ, हम लोग नॉर्मली जो होता है प्रोविजन का अमाउंट कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला क्या होता है? जितना डेप्टर होता है इनटू जितना रेट होता है अपॉन 100। जैसे फॉर एग्जांपल डेप्टर है 1 लाख का, मैंने कहा क्रिएट 10% प्रोविजन ऑन दैट 1 लाख रुपीज़ डेटर। कितना आता है प्रोविजन? आता है 10,000। और 1 लाख का 10% 10,000 आता है। ये नहीं करते हो तो डेटर का जितना रेट दिया होता है जब वो सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है प्रोविजन का फिगर। अब इस फॉर्मूले में ध्यान देना, हमारे पास क्वेश्चन में कहा था जो ओल्ड हमारा रेट है, सॉरी जो हमारा ओल्ड डेटा है प्रोविजन का और डेटर का, वो हेल्प करेगा रेट को निकलवाने में। नॉर्मली रेट दिया हो नॉर्मली, बट इस क्वेश्चन में क्या किया तुम्हें परेशान करने के लिए रेट को भी हाइड कर दिया। ऐसा रेयरली होता है। तो भी तुम रेट निकाल सकते, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। कैसे निकालोगे? ऊपर बैलेंस शीट में देखो, डेटर दिया 9,000 का, प्रोविजन दिया 9,000 का, डेटर दिया है 1.5 लाख का, और वो रेट निकालना है। सॉल्व करो, 2 जीरो कट गया, ये ऊपर दिया डेटा देखो जाके, यहाँ 2 जीरो कट गया, 15 कटे कितना आएगा? ये 6 आएगा। ये जो 6 आया, ये 6 क्या है? ये हमको रेट मिल गया। अब जो अगर रेट दिया होता तुम डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए प्रोसीड करते हैं, रेट नहीं दिया, हमारा काम बढ़ गया कि रेट निकालना पड़ा। हालांकि ऐसा आमतौर पे नहीं होता, सब इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करता है, बट कोई बात नहीं। अब आर मिल गया। अब क्वेश्चन में कहा था एक बार और न्यू प्रोविजन क्रिएट करना है। ध्यान सुनना, ओल्ड प्रोविजन खत्म हो चुका है उस बैड डेट को कवर अप करने में। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यू हैव टू क्रिएट अ न्यू प्रोविजन अगेन एट द एग्जिस्टिंग रेट। तुम रेट निकाल चुके हो, मतलब जो हमारा ओल्ड डेटा था बैड डेट प्रोविजन का एंड डेटर का, हमने उसके हेल्प से रेट तो निकाल लिया है। अब हमसे बस इतना कह रहा है एक बार और न्यू प्रोविजन निकालिए। तो ये बताओ, इफ़ हमको न्यू प्रोविजन निकालना है, इफ़ एज पर क्वेश्चन में हमको निकालना क्या है? न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। ये जो फॉर्मूला था यही सेम फॉर्मूला रहेगा भाई। तुम प्रोविजन निकालना है तो डेटर पे निकालो, रेट अपॉन 100, बस एक चेंज कर देना। अगर न्यू प्रोविजन निकालना है तो विच मीन्स जो भी हमारा न्यू डेप्टर है, न्यू मतलब कि मॉडिफाइड अपडेटेड डेप्टर, उस पे निकालोगे रेट अपना। तो जब भी सॉल्व करोगे वो तुम्हारा आएगा न्यू प्रोविजन का अमाउंट। अब ये कैसे करोगे? ये देखो, हमारे पास जो डेटर था पहले वो 1.5 लाख का था, बट बिकॉज हमारे डेटर में से 10,000 लोगों ने क्या कर दिया था, इनिशियली पैसा देने से मना कर दिया है। ये बात अलग है, तुमने उसको राइट ऑफ कर लिया ओल्ड प्रोविजन से, बट वो जो डेटर थे वो जा चुके हैं ना, वो पैसा नहीं देंगे अब। तो हमारा जो डेटर अब फाइनली रह गया है, कितना रह गया है? 1.5 लाख में से माइनस 10,000, तो हमारा जो डेटर है वो रह गया 1,40,000 40,000। उस पे निकालोगे जितना रेट दिया, दैट इज 6%। अब कोई सॉल्व किया इसको, कितना आएगा ये? हाँ जब बताओ, आयुष कितना रहा है? 1.5 लाख माइनस 10,000 किए तो 40,000 आएगा। सीरियस मास को देना कैलकुलेटर, इंटू 6/100 कितना आता है? 14 6 कितना होता है? 8400। 8400 ये जो आया है, पता है क्या है? न्यू प्रोविजन। और ये देखो, इस क्वेश्चन को मैंने क्यों पिकअप किया है, 2-3 कारण हैं।
हम दोबारा से रीवैल्यूएशन के अप्रोच को सीख रहे हैं, हाउ टू मेक इट आइदर इन लेजर फॉर्म और एंट्री फॉर्म। दूसरी बात श्रेयस, दूसरी बात, इस पूरे रिवोल्यूशन के कंटेंट को पुट करते वक्त एक दो पॉइंट हार्ड भी आ रहा है, लाइक दिस वन पार्ट, और इस टाइप के एग्जाम में आता है बच्चों को परेशान करने के लिए, तो इस पे काम करो। तो हमें एट द न्यू प्रोविजन क्रिएट करना है, लायबिलिटी क्रिएट करना है, तो ये कहाँ लिखाएगा, एक्सपेंस है तो इधर ही आएगा। कैसे लिखोगे इसको, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितने से 8400। ये क्यों 84 में लिखा, क्योंकि ओल्ड खत्म हो चुका है, तुम टोटल 8400 प्रोविजन क्रिएट करने जा रहे हो, विच इज लायबिलिटी फॉर द फर्म। चलो हमने पहला पॉइंट पढ़ा, इतना टाइम लग गया, क्यों, समझने में और समझाने में। तुम्हें एग्जाम में सब कुछ करना होता है कुछ सेकंड्स और कुछ मिनट के अंदर, तो स्पीड पे काम करना। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, अब आसान है, एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर 20,000 विल बी टेकन इनटू अकाउंट। इसका हिंदी क्या हुआ, एक क्रेडिटर था जो अभी तक अनरिकॉर्डेड था, मतलब हमने इसको रिकॉर्ड में नहीं लिया था। अब क्वेश्चन में कह रहा है रिकॉर्ड में लेना है, तो एक क्रेडिटर जिसको तुम लिखना भूल गए थे अब लिखना है, और किसको लिखना है, क्रेडिटर को, विच इज लायबिलिटी। तो अचानक से तुम्हारे बुक्स के रिकॉर्ड में लायबिलिटीज अचानक से और आ गया, बढ़ गया लायबिलिटी, मतलब तो ये जो हमारा एक फ्रॉम नो वेयर हमारा क्रेडिटर और आ गया, दिस इज एक्सपेंस फॉर अस। तो हमारा यहाँ पे लिखाएगा टू क्रेडिटर, कितने से 10,000, 20,000। नेक्स्ट पढ़ो, अ प्रोविजन इज टू बी मेड फॉर लीगल डैमेज। अगेन मैंने पहले भी कहा है, कुछ भी बनाओगे प्रोविजन, इट इज ऑलवेज लायबिलिटी फॉर द फर्म। और बनाओगे जब लिखा ना प्रोविजन टू बी मेड, मेड मतलब क्या, बनाना, क्रिएट करना, तो लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हो, तो अगेन दिस इज ऑल्सो एक्सपेंस। तो इसका भी नाम कहाँ लिखाएगा, इधर। कैसे लिखोगे, टू प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज। कितना नाम है, अमाउंट है। अच्छी देखो, ध्यान देना, जब भी एंट्री फ्रेम करते हो, एंट्री यही तरीका होता है बच्चों करने के लिए, सिंपल, जहाँ तुम एक्सपेंस का नाम लिखे छोड़ो रिवर्सन का, बाकी जो भी टर्म्स है वहाँ लिखते जा रहे हो, इसको एट द एंड टोटलिंग किया जाएगा बाद में। फिर आगे पढ़ो, क्या लिखा है, देयर इज अ लायबिलिटी फॉर 15,000 फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब बताओ ये क्या है हमारे लिए, अगेन तुम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का पेमेंट नहीं किए तो करना है, तो ये आउटस्टैंडिंग क्या होता है, फ्यूचर में करना है, तो कभी तो करोगे ना, तो अगेन हमारी लायबिलिटी है। तो देखो ना, मेरा नाम स्पेस कम पड़ गया, कोई बात नहीं, यहाँ पे एक नाम और आएगा, टू से क्या नाम आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। कितना अमाउंट दिया इसका, 15,000, सही है ना। आगे पढ़ो, कहाँ आ गया भाई, क्या बोलो, सही तो 15,000। फिफ्थ पढ़ो, क्या लिखा है, क्रेडिटर रिड्यूस्ड बाय 8,000 बीइंग अ लायबिलिटी नॉट पेएबल एनीमोर। एक क्रेडिटर 8,000 से बाई लिखा है, बाई 8,000, कि हमको 8,000 से अपने क्रेडिटर को डिक्रीज कराना है। और क्रेडिटर हमारा क्या होता है, लायबिलिटी, लायबिलिटी को डिक्रीज की बात कह रहा है, विच बिकम्स इनकम फॉर द फर्म, है ना। तो ये जो नाम है क्रेडिटर का डिक्रीज होना, यहाँ पे आएगा इनकम वाले सेगमेंट में। तो इस एंट्री में पोस्ट, उसका नाम पोस्ट करना, यहाँ लिखो क्रेडिटर। चलो एक नाम तो आया कम से कम, जैद एंड श्रेयस। यहाँ लिखो क्रेडिटर, कितना अमाउंट है, 8,000। आगे बढ़ो, लास्ट पॉइंट, स्टॉक इंक्रीज्ड बाय 15,000। ये तो पहले बाय लिखा है, तो चेंज अमाउंट दे ही दिया है, और स्टॉक की बात किया है, विच इज एसेट्स। एसेट्स के बढ़ाने की बात कर रहा है ना, इंक्रीज्ड, तो ये कहाँ जाएगा, इसमें, किसमें, वेरी गुड। तो नाम क्या है, स्टॉक। कितना अमाउंट दिया इसका, 15,000। लास्ट पॉइंट उसमें एक और जोड़ा था, प्लांट इज टू बी रिड्यूस्ड टू, TO लिखा है, इनकम में खत्म हो गया, मतलब दो ही नाम था, प्लांट मतलब एसेट्स, उसमें लिख रहा है इट वॉज टू बी रिड्यूस्ड टू TO, उतना हो जाना चाहिए। जाके देखो पहले था कितना ऊपर, बैलेंस में देखो 2 लाख रुपीज़ था प्लांट का वैल्यू एसेट्स में, और वो कितना हो गया, 1,80,000। डिक्रीज कितने से हो रहा है, और डिक्रीज हो रहा है, तो इसमें आएगा। तो मैंने सिर्फ पहले ही कहा था कि एक्सपेंस पर नाम ज़्यादा आता है, ठीक है, तो ध्यान देना इस चीज़ को। तो यहाँ पे मतलब ये खत्म हो चुका है वैसे। तो कितना अमाउंट था इसका, और डिक्रीज क्या हो, प्लांट ना, तो 2 प्लांट, कितने से, अब तुम नोटिस किए होगे
जिस नाम को मैंने सबसे पहले लिखा था रिवॉल्यूशन डेबिट विच इंडिकेट एक्सपेंस वाला एंट्री और रिवॉल्यूशन क्रेडिट विच इंडिकेट इनकम वाला एंट्री, मैंने उसका जो अमाउंट लिखा ही नहीं है वो इसलिए नहीं लिखा था बिकॉज उसका अमाउंट तुम अब पुट करोगे जब सारे नाम खत्म हो गए। तो अब टोटलिंग करो, ये बताओ इन सबको जब जोड़ोगे, इन सभी को ऐड करो, कितना आता है, कितना 89,400 और इनको जोड़ो 23। तो अभी तुमने अपना सिर्फ 2 एंट्री पास कर लिया, एक्सपेंस वाले केस का और इनकम वाले केस का। अब यही हेल्प करेगा प्रॉफिट या लॉस को पता लगाने में और फिर उसका भी एंट्री पास कराने में। और उसका तरीका क्या होता है, सिंपल तरीका है, यहाँ को जो रिवैल्यूएशन है उसको मार्क कर लो, मतलब पिकअप कर लो, और जो यहाँ का है रीवैल्यूएशन को मार्क कर लो। अब कंपेयर करो, ये बताओ अगर हम कंपेयर करें यहाँ डेबिट के रिवैल्यूएशन को और क्रेडिट के रिवैल्यूएशन को, बताओ कौन बड़ा दिख रहा है, डेबिट। मतलब अपने इस सवाल में डेबिट का जो रिवैल्यूएशन था अमाउंट, इसका मतलब वो बड़ा दिख रहा है कंपेयर टू क्रेडिट के रिवैल्यूएशन से। और ये हमेशा क्या इंडिकेट करता है, अगर डेबिट बड़ा है तो ये क्या इंडिकेट करता है, डेबिट मतलब ज़्यादा खर्च हुआ है। तो डेबिट अगर अधिक है तो ये तो श्योर है कि लॉस को रिप्रेजेंट करता है, लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अब लॉस को किया रिप्रेजेंट कैसे समझाने हो, बिकॉज डेबिट बड़ा है। इसका रिवर्स होता, क्रेडिट बड़ा होता तो दैट इंडिकेट इनकम। तो प्रॉफिट लॉस क्या होना वो तुम ऐसे जस्ट करते हो कंपैरिजन करके। बट अब सवाल है कितने से लॉस हो रहा है, लॉस हो गए जान गए, लॉस कितने से होगा वो कैसे निकालोगे, हाउ टू कैलकुलेट, सिंपल है, दोनों माइनस कर लो, 89,400 माइनस 23,000 माइनस की हमारा लमसम आएगा, हम सीधा आंसर देख रहे हैं, ये आया लॉस का अमाउंट, ये हमारा क्या आ गया लॉस का अमाउंट, बट हमारा एंट्री नहीं बना अभी। अब सोच देखो जरा, लॉस को हम क्या करते हैं, पार्टनर्स को देते हैं या उनसे मांगते हैं, दोबारा पूछ रहे हैं, लॉस को हम पार्टनर्स को प्रोवाइड करते हैं या उनसे रिसीव करते हैं, उनसे उस लॉस का भरपाई मांगते हैं, मतलब रिसीव करते हैं एक तरीके से ना। और पार्टनर से कुछ भी मांगोगे जब तो नॉट कैश मांगते हो, उनके कैपिटल को क्या करते हो, डेबिट क्रेडिट, डेबिट। जहाँ तूने पार्टनर को क्रेडिट कर दिया तो तुमको कुछ दे रहे हो, यहाँ तो लॉस है ना, तो हमको उनसे मांगना है। तो फॉर दैट वी विल मेक द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द डेबिट साइड। तो जो नाम है पार्टनर्स का इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स थे ना, अब जो रिटायर कर रहे हैं ना ए, वो बच नहीं सकता है, भले वो रिटायर कर रहा है ठीक है, बट एट द एंड वो भी पार्टनर एज अ था इसके पहले, रिटायरमेंट के पहले। तो मतलब उस लॉस में उसका भी हिस्सा है, तो इस लॉस पे इन तीनों को कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पे जब इसको एंट्री पास करोगे तो डेबिट में इन तीनों जाएंगे, इसका एंट्री क्या बनेगा, ए डेबिटेड, बी डेबिटेड, सी डेबिटेड। और लॉस है, लॉस के केस में नाम क्या यूज़ करोगे, जो जहाँ से लॉस उठा रहे हो, रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन। और लॉस था कितने का, 66,400 का। इस लॉस को कहाँ, मतलब कैसे बांटोगे, इन द ओल्ड रेशियो, ध्यान देना इस चीज़ को, यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, अगर रेशियो नहीं दिया होता तो इक्वल बांट दिए होते हैं। तो रेशियो कितना है, 5, 3 एंड 2। जरा बांटो, 5/10, 3/10, 2/10, कितना आएगा, बांटे हो, 32,200, कितना, 32,000, 33,200, आगे 33,200 बोले हो, तो 32 सुना दिया क्यों, 33,200। उसके बाद 19,920 और दूसरे का 13,280। ठीक है, चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं। अच्छा छोड़ो, ये जो तुमने पोस्ट किया ये एंट्री इसी तरह बनता है। तुम्हें एग्जाम में, हालांकि मैंने समझाया तो टाइम लग गया, बट तुमको इसी प्रकार करना है। अब वहाँ पे आ जाओ, उसमें क्या खास है, अगर यही सवाल तुमको लेजर के तौर पे कहा होता करने के लिए, तो जो तुम एक एक करके उठा के रख रहे थे, जो टर्म यहाँ का था यहाँ पुट किए, जो टर्म यहाँ वहाँ पुट किए, वहाँ भी सेम लॉजिक लगाओगे। मतलब जब तुमने पूरा एंट्रीज पढ़ा था तो जो जो चीज़ें एक्सपेंसेस के तौर पे हमें कंसिडर करना पड़ रहा था वो सब कहाँ पोस्ट होगा, डेबिट में। जैसे अपने सवाल में देखो, क्या यहाँ पे जितने भी नाम है ये पूरे ये टू बैड डेब्ट, टू प्रोविजन, टू क्रेडिटर, टू प्रोविजन, टू आउटस्टैंडिंग एंड टू प्लान, ये सब एक्सपेंस को इंडिकेट करा था। तो तुम्हें एक एक करके, चलिए बैठो,
तुम्हें एक एक करके इन सभी नाम को लिखना है डेबिट में। लिखो, आराम से जाओ, हिले रहा है, आराम से बैठो। देखो क्या क्या आएगा, 2, इसको लिखो, बैठ उसे उतारना है। पता हम क्या कर रहे हैं, अब इस यहाँ से उठा के वहाँ पेस्ट कर रहे हैं, नथिंग और उसके अलावा कुछ करना नहीं मुझे। 2 प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, 2 क्रेडिटर, और क्या है 2 प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेजेस, 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, 2 प्लांट। सब हो गया। कितना अमाउंट था इसका, 1000, 8400, 20000, ये सब पुट करो। देखो अगर हमको इस क्वेश्चन में डायरेक्टली ये बनाना होता, मतलब लेजर एंट्री नहीं बनाना होता, तो जो यहाँ तुमको एक एक करके उठा उठा के यहाँ रखवा रहते हैं कि कौन सा नाम कहाँ जाएगा, यही काम यहाँ भी किए होते हैं उसी प्रोसेस के थ्रू। तो ये हमारा कुछ मैंने यूनिक नहीं किया, बस वहाँ पुट कराया है। अब उसका वहाँ पुट कराओ, क्या नाम है इस साइड। तो यहाँ पे 2 ही नाम थे सिर्फ, स्टॉक एंड एक और क्या था, क्रेडिटर। अमाउंट था 15000 एंड 8000। अब ये देखो जरा, हम लोग ने यहाँ पे मतलब जब एंट्री पास कर रहे थे एंट्री, तो वहाँ तुमने बेसिकली कंपैरिजन करना चाहा था टू नो लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ है ना। यहाँ तुम कंपैरिजन नहीं करते, यहाँ से सीधा बैलेंस निकालते हो। क्या गिरा पड़ा रहे हो, पकड़ो। यहाँ पे क्या है देखो, इसमें क्या था, इस वाले में, एक मिनट रुको, मुझसे बटन दब गया था, मुझे लगा बंद हो गया हो। खैर यहाँ पे तुमने एक्चुअली यहाँ पे कंपैरिजन किए कि भाई डेबिट बढ़ा था, तुमने लॉस कह दिया, कितने से लॉस था माइनस कर लिया। वहाँ पे वही प्रोसेस को करते हो बैलेंस निकालने के कॉन्टेक्स्ट में। तुम्हें साफ साफ दिख रहा है यहाँ का बड़ा दिख रहा है अमाउंट, जो कितना आएगा टोटल करने पे 89400, ये बड़ा है ना। यहाँ भी सेम रहेगा, जो गैप आ रहा है ये यहाँ पे आएगा बाई लॉस, और ये लॉस में क्या करेंगे, तीनों बांट देंगे ABC में। और जब बांटते हो तो लॉस पे था कितने का, 66400। इस लॉस में बांटना होता है इन द ओल्ड रेशो, दैट इज 5, 3 एंड 2 में। और जब तुमने बांटा था तो लॉस का अमाउंट हमारा कितना आया था, 33, 200, और नीचे 19, 920, 13, 280। तो जैसे भी सवाल है देखो, इस अप्रोच पे हम तुमको पहले भी कह चुके हैं, प्रैक्टिस रखो। ये सब बड़े मार्क्स में आना ही आना होता है। और देखो वो समय गया जहाँ पे हम तुमसे ये कहें कि नहीं सर ओनली लेजर आएगा, इस पर फोकस करो। नहीं, एंट्री भी आता है और आ सकता है और आता भी है कायदे से कहें तो इस पर तुम्हें काम करना होगा। हालांकि इसमें कुछ और एक्स्ट्रा कहा भी नहीं था इस क्वेश्चन में, तुम्हारा सिर्फ फोकस था रिवोल्यूशन पे सिर्फ। इसी क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी कह सकता था बट नहीं कहा है, नहीं कहा, अच्छी बात है, जब आएगा वहाँ देखा जाएगा। ठीक है, चलो अब आ जाओ एक और सवाल पे, जो कि लास्ट सवाल रहेगा आज का, बिकॉज टाइम हो चुका है। ये देखो क्वेश्चन ढूंढना पता है इसमें खास क्या है। ये सवाल बेसिकली हम लोग ने पीछे का क्वेश्चन में लगाया हुआ है, अपने कल के क्लास में भी और चैप्टर 3 क्लास में भी जो वहाँ पढ़ाए थे हम। पढ़ो क्या लिखा है, 4 पार्टनर्स ABCD, रेशो दिया है 43222 एंड ABD सी रिटायर कर गया, तो ABD का दिया है 532। मतलब तुम्हें इस बार ओल्ड रेशो एंड न्यू दोनों दे दिया है। और याद करो जब दोनों दिया होता है तो इसका मतलब GR निकालने का नौबत आ सकता है, बट यहाँ पे नहीं आएगा। पता है क्यों नहीं आएगा, ये जो सेकेंड पार्ट है ये मैंने अपने मन से लिखा है एक्स्ट्रा, ये क्वेश्चन में नहीं कहा था। क्वेश्चन में CV वाला पार्ट कहा हुआ है। क्या कहा हुआ है कि 4 पार्टनर्स सी रिटायर किया, रह गए 3 पार्टनर्स, उनका NR दिया है, OR दिया ही था पहले से। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पे पहले से अपीयर्ड के तौर पे एक डेबिट बैलेंस दिया है, किसका, याद करो PL डेबिट किस साइड आता है। एक तो पहले अपीयर्ड में बैलेंस शीट में बहुत से ऑप्शन थे ना, मैंने कल रिकॉल कराया था कि अपीयर्ड की भी बात करें तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में अपीयर्ड के तौर पे क्या दे सकता है, PL क्रेडिट, सिर्फ PL, जनरल रिजर्व, IFR, WCR। यहाँ पे क्या दे सकता है, एसेट्स में गुडविल अपीयर्ड तौर पे, डिफर्ड एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एक और क्या था PL डेबिट, यहाँ वही दिया PL डेबिट। तो मतलब ये एक्चुअली जो PL डेबिट दिया है ये किस जगह का दिया हुआ है, एसेट्स के साइड का दिया हुआ है।
विच इज बेसिकली इंडिकेट द लॉस। जो भी एसेट्स की साइड का दिया होता है वो सब लॉस को इंडिकेट करता है फर्म के कॉन्टेक्स्ट में, और ये अपीयर्ड है तो इस लॉस पे अधिकार, मतलब इस लॉस पे जो कॉम्पेंसेशन है सबको करना पड़ेगा। इवन जो रिटायर करे जा रहा है उसको जाते जाते भी उस लॉस में कंट्रीब्यूट करके जाना होगा। हाँ, ये अगर एडमिशन रहा होता तो जो न्यू पार्टनर तो वो बच जाता है, उसमें वो सेफ रहता है, सिर्फ ओल्ड को उसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ता है बांटते वक्त। बट यहाँ पे रिटायरमेंट हो रहा है तो वो सी हमारा क्या है, अभी भी फर्म का पार्टनर था तो उस लॉस पे उसको भी कॉम्पेंसेट करना होगा, तो फैक्ट है। अब यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था बुक के अकॉर्डिंग, उसमें सिर्फ कहा था ट्रीटमेंट करिए इस पीएल का जो बैलेंस दिया है अपीयर के तौर पे, डेबिट बैलेंस, इसका ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट का मतलब होता है इसको राइट ऑफ करना है, राइट ऑफ का मतलब होता है इसको तुम्हें क्लोज करना है। तो ये बताओ, जो नाम बैलेंस शीट के अपीयर के तौर पे एसेट्स में दिया होता है, मैंने बताया बहुत बार, उसको राइट ऑफ कैसे करते हैं? पार्टनर्स को क्या करना होता है? कृतिका, जो नाम बैलेंस शीट के एसेट्स में दिया होता है उसको हमें अगर राइट ऑफ करना है तो पार्टनर्स क्या करें? डेबिट क्रेडिट क्या करें? यहाँ पे हिंट लिखा हुआ है, एसेट्स के साइड का जो भी रिजर्व, जो भी लॉस दिया होता है, मोस्टली 4 नाम दे सकता है, गुडविल अपीयर्ड, डिफर्ड एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट या पीएल डेबिट। ये चारों लॉस को इंडिकेट करता है और चारों को तुम्हें राइट ऑफ करना है पार्टनर्स के बीच में। तो उनको क्या रखे एंट्री बनाते वक्त, पार्टनर्स कहाँ लिखे हैं? डेबिट क्रेडिट, बिकॉज ये क्या था। और ट्रीटमेंट का मतलब राइट ऑफ करना है, नहीं करना से नहीं कह रहा, करना है। तो सिंपली क्या करो, ये जो न्यू दिया है न्यू रेशो, इसको काम ही नहीं है, तुम सिंपली उस ओल्ड रेशो में चारों पार्टनर्स में उस पीएल डेबिट को बांट दो। कैसे? पार्टनर्स को डेबिट करके। तो अगर तुम्हें इसका पहला पार्ट सॉल्व करना है तो जो 4 पार्टनर्स थे उनको डेबिट लिखो, ए डेबिटेड, बी डेबिटेड, सी और डी डेबिटेड, डेबिटेड और 2 पीएल। और जब बांटोगे तो ये किसमें बटेगा? इन द ओल्ड रेशियो। हमारे पास रेशियो दिया कितना ओल्ड वाला? 4, 3, 2 एंड 2। क्या बांट पाओगे? अमाउंट दिया यहाँ पे 30,800। तो 30,800 इंटू 4/4 3 7 11, 4/11, 3/11, 2/11, 8 अगेन 2/11। तो कैसे बोलना चाह रहे हैं हम? यहाँ स्पेस में यूज़ हो जाएगा। 30,800 अपॉन 11 कर लो, पहले कितना आता है? अपॉन 11 ये तुम्हारा आता है 2800। कितना आएगा? 30,800। तो ये बोलना चाह रहे हैं 800 इंटू 4/11 करोगे तो ये आएगा A का। और कितना आ रहा है ये तुम्हारा आएगा 11,000। ऐसा सुनो, मुंह बंद करो, बारिश हो रहा है, खुद ही लाइट जा सकता है गधे यहाँ से। A का सॉल्व किए इतना आएगा, दैट इज 11,200, 11,000। इसी तरह तुम्हें B, C, D और सिर्फ D तक निकालना है। कैसे? यहाँ पे आप क्या लिख दो? 3 मिल जाएगा B का, जो कितना आता है 30,800 इंटू 3 डिवाइड बाई 11, ये आ रहा है 8,400। आयुष निकालो सब, बताओ जरा निकालो, नेक्स्ट निकालो। छो हम कर दे रहे हैं 30,800 इंटू 2 डिवाइड बाई 11, दिस कम्स 5,600। 5,600 सॉल्व कर लेना, नहीं आएगा, ये आसान चीज़ था, यहाँ दिमाग नहीं खपना हम लोग का। ये तुम्हारे बुक का सवाल था, जो कि सवाल 1 नंबर का है। क्यों 1 नंबर का? यहाँ पे कोई दिमाग लगाने नहीं पड़ा ना, तुमने सिंपली, जब तुम्हें पता था दैट एक अपीयर्ड दिया है तो उस अपीयर्ड को बांटने के लिए हमको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है बिटवीन ऑल द पार्टनर्स, इंक्लूडिंग जो रिटायर कर रहा है, वो भी उसमें हिस्सेदारी रखेगा लॉस को बियर करने में, और वो भी किसमें बटेगा? इन द ओल्ड रेशियो। ये क्वेश्चन में कहा था पहला पार्ट, जो आसान था ना। अब इमेजिन करो अगर यहाँ पे ये कह दिया होता कि नहीं बांटना है, मतलब वो भले सी जा रहा है स्टिल नहीं बांटना है, तो कैसे करते हैं? बट चलो कंफ्यूजन हो जाएगा, बिकॉज हम लोग आज ज़्यादा टॉपिक कवर किए हैं। ये जो सेकंड पार्ट इसका है, दैट इज़ नहीं बांटना है, हम इस पे तुम्हारा फोकस करेंगे कल प्रॉपरली। सवाल एक अच्छा खासा पिकअप करके, नॉट एक ओनली। यहाँ मैंने इतना यहाँ पे रिवर्सन किया हुआ है, यहाँ इतने कॉर्ड में क्या ही सिखाएंगे हम, लेकिन कल जब मिलेंगे तो हम लोग ये जो अप्रोच है कि नहीं बांटेंगे तो कैसे करते हैं,
ये प्रॉपरली कल करेंगे, 2-3 सवाल पिकअप करके फेंका नहीं, पास कर दो। और आखिरी चीज़, ये सारे सवाल प्रैक्टिस करो बिकॉज ये हमारा बेस तैयार करा रहा है, ठीक है। चलो उतार लो, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, नमस्ते और धन्यवाद।